अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद आज हुकूमत ने फैसला किया है एक्शन लेने का उन लोगों के खिलाफ जिनके ऊपर जिम्मेदारी का तयन किया गया है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है इस शुगर इंक्वायरी कमीशन में। आज ये बताया गया कि इस कमीशन की रोशनी में जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बड़े एक्शन लिए जाएंगे। पीनल एक्शंस के हवाले से आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने बताया कि 7 मेजर एक्शंस लिए जाएंगे। 7 मेजर एक्शंस हैं जो रिकमेंड किए गए, वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूव किए। सबसे पहला एक्शन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब्सिडी स्कैम। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। पिछले 20-25 साल की जितनी सब्सिडीज़ दी गई हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफरेंस भेजा जाए। हम अपने भी 1 साल की एक सूबे की हुकूमत की दी हुई सब्सिडी को नैब में भेज रहे हैं। दूसरा मामला जो है एवेजन एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस, ये मामला FBR को तफवीज़ किया जा रहा है। तीसरी जो इसके अंदर चीज़ है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्टेलाइजेशन, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा है। चौथा पीनल एक्शन जो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, लोन डिफॉल्ट्स, राइट ऑफ्स, सेल ऑफ प्लेज स्टॉक्स, और ये करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पांचवा जो इसके अंदर पीनल एक्शन प्लान है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड। तमाम कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है मामला ये FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेंशली फेक एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी FIA को दिया जा रहा है। 7वां एक्शन है वो है जो इसके अंदर प्रोविंशियल लॉज की ब्रीच हुई है। इन तमाम चीज़ों को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 प्रोविंसेस भेजा जा रहा है। शहजाद अकबर ने आज बताया कि क्या 7 मेजर एक्शंस लिए जाएंगे। शुगर माफिया पाकिस्तान में प्रिवेल करता आया है, एक अरसे से करता आया है, और हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे के बाद शुगर की प्राइसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ। साल 2018 के आखिर से प्राइसेस जो बढ़ना शुरू हुई उसमें बेतहाशा इजाफा देखा गया। प्राइसेस जो है वो 55 रुपीज़ से लेकर 80 रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी हैं और आज भी वो प्राइसेस मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं। हुकूमत की एक अच्छी एफर्ट थी कि उन्होंने पूरा देखा कि इस पूरे सप्लाई चेन में शुगर माफिया में कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन जिम्मेदार है। वो रिपोर्ट पहले बनाई गई, इंक्वायरी की गई और इसके बाद उस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया गया और आज ये बताया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल वो ये है कि क्या चीनी की कीमत में कमी आएगी, क्योंकि जो बुनियादी मकसद था ये रिपोर्ट बनाने का वो यही था कि अवाम की जेब से पैसा निकाला गया है और अवाम की जेब से ये पैसा किसके पास गया, ये रिपोर्ट बताती है कि उसमें शुगर मिल ओनर्स ने ये पैसा कमाया है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो ये पैसा कमाते रहे, अवाम की जेब से पैसा निकलता गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम को इसका रिलीफ मिलेगा और जिसने इसमें पैसा कमाया है, जो इसका जिम्मेदार है, उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से 7 मेजर एक्शन तो लिए गए हैं, लेकिन आज ये भी बताया गया है कि आगे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको कैसे बेहतर बनाना है और शुगर की कीमत का तयन आइंदा कैसे होगा ताकि अवाम से पैसा ना लिया जाए। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर साहब। शहजाद साहब, ये हुकूमत की एक अच्छी एफर्ट थी, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई, तयन हुआ कि कौन कौन इसका जिम्मेदार है और वो रिपोर्ट आपने पब्लिक भी की है। तो आज जो तमाम डिटेल्स आपने बताई हैं उस पर आने से पहले एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिपोर्ट को, इस कमीशन को बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान साहब की वॉच के अंडर आपके दौरे हुकूमत में चीनी की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ती रही और उसके बाद देखा गया कि वजह क्या है कीमत बढ़ने की और ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। लेकिन इशू ये है कि आज भी जो चीनी की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, 80-82 बल्कि 82 रुपये से ज़्यादा 85-85 रुपये में रिटेल इस वक्त शुगर बिक रही है मार्केट में। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और उस हवाले से आपका इस रिपोर्ट की रोशनी में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए शहजाद, शुक्रिया। देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो एक जो बड़ी बात मानने की है वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मैं समझता हूँ कि अगर आप पिछले 30 साल जब से ये शुगर इंडस्ट्री का अरूज हुआ है पाकिस्तान में, फॉर द फर्स्ट टाइम हुकूमती किसी इदारे ने इंडिपेंडेंट ऑफ शुगर मिल एसोसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिन की है। ये एक बड़ा अहम स्टेप है बिकॉज इस बेस के ऊपर शुगर की कीमत कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके अंदर जो भी रीज़नेबल एक प्रॉफिट मार्जिन है
उसको डिटर्मिन करने के बाद शुगर की असल कीमत का पता चलता है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको शुगर कमीशन की रिपोर्ट ने दे दिया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ शुगर कमीशन रिपोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ था कि जो स्पेकुलेशन और जिस तरफ ट्रेंड जा रहा था वो कीमत बहुत ज़्यादा बढ़नी थी। अभी ये जिस जगह रुकी हुई है वो जितनी ये चीज़ें एक्सपोज हुई हैं उसकी वजह से है। अब नेक्स्ट स्टेप, आज की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 3 स्टेप्स हैं। एक है पीनल एक्शन जिसका आपने जिक्र कर दिया, उसके साथ रिकवरीज़ का सिलसिला है जो टैक्सेशन की मद में FBI, बेनामी कमीशन वगैरह FIA करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो ताकि आइंदा से जो नेक्स्ट क्रशिंग सीज़न है इन चीज़ों का पहले से इन टाइम सदेबाब कर लिया जाए। और तीसरी अहम चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया वो जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के पास जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जा रही है जो फौरी तौर पे इस चीज़ का तदारक करेगी कि एक तो शुगर पॉलिसी क्या है, क्या होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक चीज़ सामने आ चुकी है उसको सामने रखते हुए और मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसको नीचे लाना है, ये अब उनका टारगेट है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम होगा और ये जब तक ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना था उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता था। अब उस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपने आगे जाना है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके उसके लिए जो भी तरीकाकार हो उस करके इसकी प्राइस को रैशनलाइज करना है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अच्छा शहजाद अकबर साहब, आज आपने बताया कि मुख्तलिफ स्टेप्स जो है पीनल पनिशमेंट्स हैं उसमें नैब का क्या रोल होगा, वो सब्सिडी के हवाले से देखेगा, FBR जो है वो तहकीकात करेगा कि रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड शुगर प्रोडक्शन कितनी हुई है, टैक्स चोरी कहाँ पे हुई है, इसी तरह कार्टलाइजेशन होती रही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर जो है इसका जायजा लेगा, इंक्वायरी करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में, इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में इन्हीं इदारों के हवाले से बताया गया है कि इन इदारों ने अपना काम इफेक्टिवली नहीं किया। शायद अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रहा होता तो कार्टलाइजेशन ना हो रही होती, अगर FBR ये चोरी पकड़ रहा होता पहले तो शायद ये मामला बहुत पहले सेटल हो जाता। अब इन्हीं इदारों को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिनके ऊपर तो सवाल उल्टा उठ रहा है कि इन इदारों ने अपना काम नहीं किया इसलिए शुगर मिल माफिया जो है वो पैसा कमाता रहे। जी बिल्कुल शहजाद, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है और बड़ी अच्छी बात है ये आपने किया है। बिकॉज देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक इस वक्त जो एक बहुत बड़ी चार्जशीट इस शुगर कमीशन रिपोर्ट की सूरत में मौजूद है, इसमें जो हकाइक हैं उनको सामने रखते हुए और फिर इसके ऊपर जो मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर जवाब देंगे, उसके अंदर 90 दिन के अंदर इन्होंने एक्शंस लेके वो चीज़ें करनी हैं जो ऑलरेडी पॉइंट हो चुकी हैं, तो उसके बाद बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अर्ज़ किया था कि कुछ इदारों की तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप में ओवरहॉलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसके अंदर कुछ जो तैनातियाँ थी वो ज़वाबित के अगेंस्ट भी थी और हमारा ये मानना था कि उन्हीं लोगों की थी जिनका इन्होंने रेगुलेट करना था। अब इसी वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मेंबरशिप मेजर है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, कोर्ट्स में मामला गया, उसके बाद कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर ही अभी जो नए लोग मेंबर आ रहे हैं तो उनके सामने एक नई लीडरशिप होगी और ये टारगेट होगा और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसके ऊपर काम भी हो चुका है। यही तरीका है कि इनको रीऑर्गेनाइज करेंगे, इनको रीऑर्गेनाइज करना ही एक सोल्यूशन है सिर्फ आपके पास, या जो इनकी कोताही और जो इन्होंने अपना काम नहीं किया जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है उस पर इनको अकाउंटेबल भी ठहराया जाएगा उन्हीं इदारों को जिनसे इन्वेस्टिगेशन की दोनों चीज़ें शहजाद, दोनों चीज़ें जी नहीं दोनों चीज़ें हैं। देखिए ये दोनों चीज़ें हैं। जो अभी तक इंक्वायरी हो चुकी है उसमें जिन जिन लोगों को पॉइंट आउट किया गया है, देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर चीज़ की डिटेल में जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक मिसाल दे देता हूँ। SCCP में इस रिपोर्ट ने SCCP के कुछ लोगों को तो आइडेंटिफाई करके पॉइंट आउट भी कर दिया है कि जिन्होंने ये बेज़ाब्तियाँ की हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होगा, बिल्कुल वो सारे उस एक्शन मैट्रिक्स का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि पूरे निज़ाम में इदारे के अंदर तमाम लोग ही बिल्कुल गलत हैं। इसी FIA SCCP के लोगों ने और FBR के लोगों ने मिलकर ये इंक्वायरी भी की, तो इदारों में अच्छे और कॉम्पिटेंट लोग भी हैं। हम कोई बाहर से लोग तो ला नहीं सकते निज़ाम को ठीक करके, हम लोगों ने ही मिलकर हमने इसको ठीक करना है। शहजाद अकबर साहब, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि पहले मैं ये बहुत अच्छा कदम, पहले मैं तहरीक इंसाफ का जो दौरे इक़्तिदार है उस हवाले से सवाल कर लूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कीमत बढ़ रही थी, इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बनी और फिर इंक्वायरी कमीशन बना। अब ये रिपोर्ट कहती है कि वन ऑफ द रीजंस प्राइस बढ़ने का एक रीज़न ये था कि एक्सपोर्ट का फैसला किया गया, क्योंकि जब एक्सपोर्ट का फैसला किया गया तो डिमांड और सप्लाई तकरीबन बराबर हो गई,
जिसकी वजह से मार्केट प्लेयर्स ने स्पेकुलेशन करना शुरू की, सट्टे में इजाफा हुआ और कीमत बढ़ती चली गई। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट करने का फैसला एक रीज़न है प्राइस बढ़ने का। इसका जिम्मेदार कौन है और इस हवाले से ये कौन इंक्वायरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो द बक विल स्टॉप विद द कैबिनेट, और कैबिनेट को हेड कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिनकी ज़ेर सदारत में ऑब्वियसली ये फैसला हुआ कि हमने एक्सपोर्ट करना है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये चीज़ है कि मुझे खुशी हुई कि आपने ये कहा कि जो डिमांड एंड सप्लाई तकरीबन बराबर पे आ गई। आपने ये नहीं कहा कि मुल्क में कमी होगी, क्योंकि शुगर कमीशन ने भी ये नहीं कहा कि मुल्क में कमी होगी। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही कि जो इस वक्त जब आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, तो एक्सपोर्ट की इजाज़त के बाद मार्केट मैनिपुलेशन जो फैक्टर्स थे उन्होंने इस चीज़ को ओवरप्ले किया। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त देना या सिर्फ सब्सिडी देना विद इन द रूल्स और फ्रेम कोई इलीगल काम नहीं है। अच्छा, जहाँ पे इलीगल काम नहीं है वहाँ पे कोई लीगैलिटी नहीं है तो नैब का वो नहीं आता। लेकिन इसके साथ साथ अब जो एक्सपोर्ट की सब्सिडी से मुतल्लिक चीज़ें हैं वो तो नैब को दे दी गई हैं। बाकी जहाँ तक अगर आप याद करें कि जब कमीशन की रिपोर्ट पहले आई थी तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पहले ले लिए गए थे। जैसे कि रिपोर्ट, हम इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि रिपोर्ट ने ये जो कहा कि जब प्राइसेस बढ़ रही थी तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड को इसके ऊपर एक्सपोर्ट फ़ौरन रोक देनी चाहिए थी। अब उसके ऊपर जो उसमें पोर्टफोलियोज़ की भी तब्दीली हुई, लेकिन वो फैक्टर इस तरह से नहीं है। वो फैक्टर जो ओवरप्ले किया है या मैनिपुलेट किया है वो तो मार्केट फोर्सेस ने किया है। लेकिन इसके बावजूद लेकिन इस रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है, अच्छा आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि उस मीटिंग में, ईसीसी की मीटिंग में ये तय हुआ था कि प्राइसेस पर नज़र रखी जाएगी, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होंगी हर 15 दिन के बाद, जो कि रिपोर्ट कहती है कि नहीं हुई। जब नज़र आ रहा था कि एक्सपोर्ट की वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट को नहीं रोका गया। कम से कम वो कह रहे थे कि चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उनकी ना रोकते, जो दूसरे ममालिक में हो रही थी एक्सपोर्ट उसको रोक सकते थे। यहाँ पे उन्होंने कोताही बताई है, और जो रज़ाक दाऊद साहब का बयान था उन्होंने कहा था हम इससे मुतमईन नहीं है। तो वहाँ पे क्या एक्शन होगा, कौन जिम्मेदार है, क्या एक्शन होगा जो लोग मॉनिटर नहीं कर सके कि ये कीमत बढ़ रही है? शहजाद देखिए, शहजाद मुझे एक बात बताइए, इसके ऊपर मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे एक्शन बता दीजिए। क्या उसका एक्शन एक चीज़ है कि एक शुगर एडवाइजरी बोर्ड या इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि दोनों को एक ही शख्स मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हेड करता था, तो वो उस वजह से उन्होंने एक ही कमेटी की। अब जब रोकी गई एक्सपोर्ट जो है, बाय द वे जो पूरी सब्सिडी दी गई थी वो पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई, पहले एक्सपोर्ट रोक दी गई। लेकिन इसके साथ साथ अब सर ये रिपोर्ट कहती है, कता कलामी की माजरत चाहता हूं, कि फरवरी 2020 तक जो है एक्सपोर्ट होती रही थी। फरवरी 2020 तक इस रिपोर्ट में कहा है बगैर सब्सिडी के एक्सपोर्ट होती रही थी। नहीं, बगैर सब्सिडी की ना, उसने एडवाइजर जो दी गई थी कि जी अगर बढ़ेगी तो आप एक्सपोर्ट भी रोक सकते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, और आपने इसके साथ साथ सब्सिडी भी रोकनी है। सब्सिडी मई 2019 में शायद बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट बाद में बंद हुई है। लेकिन असल में एग्जैक्टली ये ब्लैक एंड वाइट फैक्टर तो नहीं था कि सिर्फ एक्सपोर्ट की वजह से बार हुई। ये वन ऑफ द रीजंस है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को मैंने बड़े केयरफुली लफ्ज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस रिपोर्ट में। शहजाद मेरी एक सवाल, एक चीज़ ऐड करने दें। इसके बाद देखें, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, रीशफल भी हुआ, लोगों को अपनी जगह से हटा दिया गया। अब उसके बाद जो पीनल एक्शन है वो उन इदारों ने लेना है जिनके पास स्वाबदीद है। अब जो मामला नैब को दे दिया गया है, नैब ने अपने कानून के मुताबिक एक्शन लगना है। अगर जहां इलीगैलिटी होगी, हमने तो अपने दौर के मामलात भी नैब के सामने रख दिए। लेकिन शहजाद साहब, कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस तो आप लोगों ने लेने हैं। मिसाल के तौर पे रज़ाक दाऊद के बारे में तो लिखा हुआ है कि उन्होंने जब ये जस्टिफिकेशन दी, कमीशन मुतमईन नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर मौजूद है इस वक्त। इसी तरीके से जो सेक्रेटरी फूड थे, जिन्होंने कहा था कि शॉर्टेज होगी अगले साल, उनको सवाल मेरा मुकम्मल सुन लीजिए सर, सवाल मुकम्मल सुन लीजिए। जो सेक्रेटरी फूड थे उनको हटाया गया, लेकिन हटा के उनको पेपरा में अब डाल दिया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने किसी को पनिश किया हो या अकाउंटेबल ठहराया हो किसी को इसके लिए? नहीं, देखिए शहजाद, इस पर दो राय ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन आप भी बिल्कुल इस बात को जानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो उसकी डिटर्मिन करना है, देखा जाना है कि किसने किस हद तक क्या किरदार अदा किया है। उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया, उस जगह से हटा दिया गया जहाँ पे
अब इसके अंदर जिस तरह से मैं पहले कह रहा हूँ, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जो आप भी कह रहे हैं कि आप उसको उस जगह से हटा देते हैं, उस ओहदे से हटा देते हैं। उसके बाद जो भी पीनल एक्शन है या डिसिप्लिनरी एक्शन है वो उसके मुतलका महकमे ने लेने हैं या उसको इस्टेब्लिशमेंट लेगी, डिवीज़न लेगी, क्योंकि ये रिपोर्ट तो चार्जशीट के सामने सूरत में मौजूद है। और इसके साथ साथ जो इसके ऊपर पीनल एक्शन है वो नैब ने लेने हैं। क्या माजी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कमीशन बना के हर चीज़ आपने एक इंडिपेंडेंट इदारे के सामने रख दी है, और साथ हम कह रहे हैं, हम रेफरेंस भेज रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर पीनल एक्शन लें? तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन शहजाद अकबर साहब, मैं आपकी बात से कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे वो पीनल एक्शन उन जिम्मेदारों के सकते ना, वरना तो शो में रेटिंग ही नहीं आएगी। नहीं, मेरा आप सवाल सुन लेंगे तो आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे और आपको पता चल जाएगा क्यों मैं आपसे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं कर रहा। क्योंकि जिन लोगों की वजह से जो जिम्मेदारान थे आपके दौर में कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो उसको देखने के लिए और एक्सपोर्ट रोकने के लिए, उनके खिलाफ मुझे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, आप माजी में जाके 1985 से देखें किसने सब्सिडी ली, लेकिन आप खुद बता चुके हैं कि सब्सिडी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। 5 साल में अगर 30 अरब रुपए भी दिए तो वो 6 अरब रुपए बनता है। जबकि आप खुद बताते हैं और ये रिपोर्ट बताती है कि 1 रुपया चीनी की कीमत बढ़ने से 5.5 अरब रुपए का ये लोग फायदा उठाते हैं। तो कहां पे 100-125 अरब रुपए जो इन्होंने 1 साल में कमाया है, और कहां वो 30 अरब रुपए जो पिछले 5 साल में दी गई है? वो तो इनसिग्निफिकेंट लगता है इन मिल ओनर्स के प्रॉफिट में वो अमाउंट। तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए इस दौर पे कि कितना पैसा कमा रहे हैं, और इस रिपोर्ट के आने के बाद भी कमाते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम माजी में फोकस करें कि 5 अरब रुपए की सब्सिडी सालाना ये ले गए। देखिए शहजाद, मैं समझ सकता हूँ आप सवाल जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपको चीज़ों को तनाजुर में देखना है। शुगर कमीशन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सब्सिडी है, उन्होंने तो 120 चीज़ें आपके सामने ला के रख दी। उन्होंने सब्सिडी की बात की, उन्होंने टैक्स एवेजन की बात की, सेल्स टैक्स एवेजन की बात की, अंडर इन्वाइसिंग की बात की, गन्ने की कम कीमत की अदायगी की बात की। आज हमने जो पूरा एक्शन मैट्रिक्स दिया उसके अंदर हर चीज़ें शामिल हैं। अब हर इदारे ने बैठ के अपना काम करना है, ना वो शहजाद इकबाल कर सकता है, ना वो शहजाद अकबर अकेला कर सकता है। हर इदारे के लिए काम भी उसके ज़िम्मे सौंप दिया गया है और उसके साथ उसको टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है, गाइडलाइंस भी मौजूद हैं, वो भी दे दी गई हैं, और इसके साथ साथ अब उन्होंने एक्शन लेना है और इसके ऊपर उनके ऊपर एक किस्म की सुपरविजन भी होगी कि जिसका जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर उसने चीज़ अपनी रिपोर्ट सबमिट भी करनी है। एक ओपन एंड फेयर मीडिया मौजूद है, हर चीज़ को देखा जाएगा ये चीज़ें कैसे जाएंगी। तो अगर बात यहाँ तक आई है तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप भी वो पॉजिटिविटी रखें और हमसे सवाल ज़रूर करें, क्योंकि आपके सवाल करने से हम भी स्टैंड बाय रहेंगे, क्योंकि हमने डिलीवर करना है ना। देखिए 5 साल के बाद तो सियासी हुकूमत ने जाके वोट लेना होता है और उससे अहम सवाल बतौर बनाई और उसके बाद कंज्यूमर मेरा भी है और एक आम आदमी का है, जो कि चाहता है कि आप लोगों ने अगर ये रिपोर्ट शाया की है, पब्लिक की है, तो कम से कम उसकी कीमत में कमी हो ना, वहां पे सही रिलीफ मिलेगा। सिर्फ आप अगर उनको ये बताएंगे कि देखिए हमने फलां को पकड़ लिया, हमने वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक कर दिया, उससे उनका पेट नहीं भरेगा ना। उनको तो चाहिए कि कम से कम कीमत 80 रुपए से 60 रुपए आ जाए, 75 रुपए आ जाए, 70 रुपए आ जाए। नहीं देखें, ये अब शहजाद, ये अब रात 8 से 9 के शो में तो कीमत 80 से साफ नहीं आ सकती। इतने बड़े कार्टेल के ऊपर मैं समझता हूँ हाथ डाला गया है, मार्केट फोर्सेस एट प्ले हैं, ये तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे। अब उनके ऊपर जब आप काम शुरू करेंगे, ऑफ कोर्स वो भी अपनी पूरा जोर लगाएंगे कि किसी तरीके से भी हुकूमत की एफर्ट्स को नाकाम किया जाए, लेकिन ये रिजॉल्व है हुकूमत का कि किस तरह से वो अपनी जो विल ऑफ द पीपल है उसको शो करते हुए चीज़ों को रैशनलाइज करें। मैं फिर दोबारा उस चीज़ की तरफ आऊँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर आप ज़रा गौर कीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंडिपेंडेंट जो सबसे पहले काम किया गया कि एक दफ़ा ये आपने वो इशू ख़त्म कर दिया कि हमेशा तो आप PSMA की दी हुई कॉस्ट को मान लेते थे, मनोअन तस्लीम कर लेते थे। ठीक है, अब आप आ गए हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और इसके साथ जो रिकमेंडेशंस की अगर आप डिटेल्स में जाएंगे वो जो इदारों को भी भेजी जा रही है और ये इसके अंदर भी मौजूद हैं कि अगले क्रशिंग सीजन से पहले ये तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए। अच्छा सर, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुताल्लिक एक बड़ी इंडस्ट्रीज ने अहम रिसर्च शाहजेब खानज़ादा साहब ने भी उस दिन अपने प्रोग्राम में चलाई, और मेरे ख्याल से अगर हुकूमत तक ये नहीं पहुंचा है मैसेज तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसको देखें और हुकूमत तक पहुंचाएं, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है जो एक्स मिल प्राइस है, यानी कि टैक्स इंक्लूड करने के बाद, मुनाफा इंक्लूड करने के बाद वो 63 होनी चाहिए। ये कमीशन ने कैलकुलेट करके बता दिया है, लेकिन आज भी यूटिलिटी स्टोर्स 80 से लेके 82 रुपए पर चीनी खरीद रहे हैं फैक्ट्री मालकान से और 68 में बेच रहे हैं, यानी कि फ़ी किलो चीनी पे 14 रुपए की सब्सिडी जो है वो अभी भी शुगर मिल मालकान लेके जा रहे हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स पे जो सब्सिडी दी जाती है वो इनके पेट में जा रही है, क्योंकि 68 पे बेचते हैं, 82 पे खरीदते हैं, जबकि एक्स मिल प्राइस 63 रुपीज़ है। लेकिन बिल्कुल मैं शहजाद आपके साथ 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि क्या इस वक्त हम उस जगह बैठ जाएं, क्योंकि ओपन मार्केट भी है ना। अगर मिल मालकान आपको चीनी देने से इनकार कर दें तो हुकूमत जो एक गरीब आदमी को यूटिलिटी स्टोर के थ्रू रिलीफ देना चाहती है, हम एक हटदर्मी करके बैठ जाएं और हम वो चीज़ प्रोक्योर ना करें। आप ख़ुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जब हुकूमत ने ये कमीशन बनाया था और यूटिलिटी स्टोर ने चीनी प्रोक्योर करनी थी, तो पूरे बिकॉज कार्टेलाइजेशन है तो इन्होंने यूटिलिटी स्टोर को चीनी बेचने से इनकार कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इस हुकूमत ने ये जुर्रत की है कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, तो इसलिए हम इसको नाकाम करने के लिए ये चीज़ें करेंगे। तो देखें, ये इस वक्त आप उन लोगों से लड़ रहे हैं जो एक पूरा एक जत्थे की सूरत में, एक कार्टेल की सूरत में। तो इसका मतलब ये है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कंपटीशन कमीशन ने 2009 में मसला हल नहीं होता तो अवाम की जेब से भी पैसा निकाला जाएगा और हुकूमत की जेब से भी पैसा निकाला जाएगा, और हुकूमत की जेब से पैसा निकलने का मतलब है कि अवाम के टैक्स पेयर से निकाल जाएगा। शहजाद, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी एक रियायत करें मेरे साथ, थोड़ी सी रियायत ये कीजिए कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें और ये माने कि इस वक्त जो इन्होंने सेल्स टैक्स अंडर इनवाइसिंग की मद में जो अवाम की जेबों से पैसा निकाला है, टैक्स पेयर का पैसा निकाला है, वो इस कमीशन की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं और एक्शन पॉइंट्स हैं उसकी नतीजे में उनसे बरामद भी होगा, वो रिकवरीज होंगी तो कौमी खजाने में भी जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। महीनों में इंशाल्लाह इसकी कीमतें भी नीचे आएंगी। इसमें हमें थोड़ा सा उसमें ऑब्वियसली टाइम, आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, लेट्स सी जब ये फ्रेमवर्क वगैरह बदल जाता है तो कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं एक और जानना चाह रहा हूँ बात आपसे कि आपका क्या रिएक्शन होता अगर आपको पता चलता कि एक वज़ीर आला है और वीट का क्राइसिस है उसके दौर में, और पता चलता है कि उसने जब प्रोक्योरमेंट का वक्त था तो उसने बहुत सारे तबादले किए जिसकी वजह से जो है प्रोक्योरमेंट ठीक तरीके से नहीं हो सकी। उस वज़ीर आला से जब पूछा जाता है कि शुगर की सब्सिडी आपने क्यों दी, और एक मीटिंग थी जिसमें आपने चेयर की और आपने फैसला किया वहाँ पर, और इसके बाद आप काबीना में लेके गए, तो वो कहते हैं वो मीटिंग मुझे याद नहीं है, उनको मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसी कोई मीटिंग चेयर की। अगर एक ऐसा वज़ीर आला हो तो उस पर शहजाद अकबर साहब क्या बात करेंगे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ख़ासतौर पर ऐसा वज़ीर आला का शहबाज शरीफ हो या मुराद अली शाह साहब हो? नहीं, मुराद अली शाह साहब के कारनामे तो आपने कमीशन में शायद पढ़े नहीं हैं, क्योंकि मुराद अली शाह के कारनामे तो कमीशन में लिखे हुए हैं। सर पढ़े भी और आपके मुंह से सुने भी हैं सर। शहजाद इकबाल, नहीं, शहजाद इकबाल, अभी देखें आप इस वक्त शहजाद इकबाल हैं, मैं शहजाद अकबर हूं। हाँ। अब आपने शहजाद इकबाल ने सवाल कर लिया, अब जवाब सुने ना। अब शहजाद अकबर का जवाब शहजाद इकबाल तो नहीं दे सकता ना, ये थोड़ा सा तो करें। अब मुराद अली शाह के बारे में क्या आपने इस कमीशन में ये नहीं पढ़ा कि वो जो 4.1 अरब रुपए की सब्सिडी उन्होंने दी, इसके अंदर वो साफ लिखा हुआ है कि इवन उनकी काबीना के तमाम लोग वो इसके खिलाफ थे। वो ये भी कह रहे थे कि सिंध में तो पंजाब से भी कम मिल मालकान किसान को अदायगी करते हैं, और ग्रोअर की सब्सिडी भी मिल मालकान खा जाते हैं। जी शहजाद साहब, मैंने बिल्कुल पढ़ा है और मैंने आपसे सुना भी है, लेकिन जो मैंने बात नहीं सुनी है ना, नहीं मेरा आप सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। काम है जवाब देना, मेरा काम नहीं, लेकिन सवाल डाइवर्ट करके ना देना। डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूं आपके सवाल, मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूं, लेकिन आपने जो नाम बीच में लिया उससे भी मेरी अब जवाब तो सुन लें आप। सर मेरी गलती हो गई, मैंने उनका नाम ले लिया, मैं बात कर रहा था उस्मान बुज़दार साहब की। आप अगर किसी बंदे के मैनरिज्म या किसी चीज को भी रिपोर्ट में से उठा के अगर पॉइंट आउट करना चाहें, वो आपका स्वाबदीद है। हमने उस सब्सिडी का सारा मामला जिसमें पंजाब की भी सब्सिडी है वो नैब को दे दिया है। ये कहीं मुराद अली शाह के लिए नहीं किया गया। मुराद अली शाह को तो बुलाया इस कमीशन ने 2 दफा, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल से चिट्ठी लिखवाई कि जी मैं तो पाबंद ही नहीं हूं आपके सामने पेश होने का। बिल्कुल आपने किया है आज चीजों का। मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा हूं, सर आपकी राय जानना चाह रहा हूं। सीएम पंजाब अगर ये कहते हैं कि वो मीटिंग मुझे याद नहीं, उसमें मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मुझे पता है वो तहकीकात भी नायब करेगा। शहजाद इकबाल साहब मेरी राय मानी नहीं रखती, इस चीज के ऊपर अपनी राय कमीशन भी दे चुका है। आप माशाल्लाह बहुत बड़ी राय रखने वाले हैं, आप भी अपनी राय देते हैं और मुझे यकीन है कि आप जरूर इस पर रोज राय देते रहे होंगे। लेकिन चूंकि आप एक उस साइड की राय देते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरी साइड की राय भी दूं। और दूसरी साइड की राय ये है कि अगर आपने सिर्फ देखें, हमने तो अपने आप को एहतसाब के लिए आपके हवाले कर दिया है, नैब के हवाले कर दिया है, लेकिन जो दूसरी मामले के ऊपर आप इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उस पर तवज्जो दें, उस सवाल का जवाब दे दें कि 20 अरब रुपए की सब्सिडी वफाकी हुकूमत ने दे दी 17 में,
सूबा सिंध की जो सब्सिडी थी वो उन्होंने 4.1 अरब, आपने आज तक क्या मुराद अली शाह, क्योंकि कमीशन तो बुलाता रहा, वो कमीशन में पेश हुए नहीं, वो तो बिल्कुल सिंध हुकूमत से इस पे बात हुई है, जवाब देंगे, बिल्कुल सिंध हुकूमत से बात हुई है इस पे, ऐसा नहीं कि उनसे सवाल नहीं किया गया है, लेकिन मेरा सवाल, आपको सुनते रहते हैं मुराद अली शाह साहब के बारे में क्या राय है, आप हमें पता है, शहबाज शरीफ के बारे में आपकी क्या राय होती है हमें पता है, लेकिन ये क्योंकि पीटीआई के चीफ मिनिस्टर, इसलिए मैं चाह रहा था उनकी राय भी सामने आ जाए कि ये जो कह रहे थे कि मुझे मीटिंग का याद नहीं है, तो उस पर आप क्या राय रखते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी। नहीं, ये कहना कि मुझे मीटिंग के याद नहीं रहा, उसमें मुझे क्रिमिनलिटी बता दीजिए ना। अब किसी ने कहा मुझे मीटिंग का याद नहीं रहा तो उसमें क्रिमिनलिटी, देखिए ये वाली बात नहीं है, चूंकि मसला पता है क्या शहजाद क्या है, मुझे दुख तब होता है जब आप जैसा इतना जो जय्यद जो जर्नलिस्ट है वो एक उसको पॉइंट बनाना चाहता है कि किसी शख्स ने अगर कह दिया है कि मुझे मीटिंग का याद नहीं है, आप उस नहीं, ये बात नहीं है शहजाद अकबर साहब, आपको बता देता हूं, यू शुड बी फेयर इनफ, क्योंकि जब पनामा केस आया था और अगर नून लीग में से कोई शख्स आके ये कहता था, चाहे वो हुसैन नवाज हो या नवाज शरीफ हो, कि मुझे ये बात याद नहीं है, हम उनसे सवाल करते थे कि आपको ये कैसे याद नहीं है, इसीलिए उनसे भी यही सवाल होते थे, और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से भी यही होंगे। जिनको याद था या नहीं था, देखिए जिनको याद था नहीं ये था, आप उस्मान बुज़दार साहब से सवाल कर सकते हैं। मैं आपसे जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए दो चीज़ें, एक उनको याद था नहीं याद था, उन्होंने ये कहा, जो कुछ भी है ये एक दूसरी चीज़ है। असल चीज़ ये है कि आप देखिए कि उनकी जिस वक्त पंजाब की सब्सिडी 2.4 अरब की जो सब्सिडी थी, उसको एक कहा गया कि ये क्वेश्चनेबल थी, हमने उससे एग्री किया और हमने इस मामले को नैब को सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो मामला, ठीक है सर मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आपने कहा वो मामला नैब की तरफ भेज दिया। उम्मीद करते हैं कि नैब ये भी देखेगा कि एक मैसिव डिवैल्यूएशन के बाद भी उसी रेट पे सब्सिडी दी गई जो कि माजी के साल में दी गई थी, जो 2.5 अरब रुपए दिए गए, वो डिवैल्यूएशन के बाद उसका रेट तब्दील नहीं हुआ, जबकि उतना रेट मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक्सपोर्टर्स वैसे ही फायदा करते हैं जब डिवैल्यूएशन होती है। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने कहा तो ये था कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टील मिल, उसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम उसको चला के दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में कुछ अरसे पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान स्टील मिल को डाल दिया था, और अब ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो 9,300 मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा और उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, जो औसतन 20 अरब रुपए बनता है एक शख्स के लिए, 20 से 23 अरब रुपए बनता है एक शख्स के लिए। ये फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से आज बाकायदा इस पर एक पॉलिसी पोजीशन ली गई है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और हम मजदूरों के साथ खड़े होंगे ऐसे मौके पर, प्राइवेटाइजेशन के साथ नहीं। तवज्जो का मरकज एक चीज होती है और वो है स्टील मिल की जमीन, जिसकी मालियत जो है वो अरबों में है। 19,000 एकड़ ज़मीन जिसका मालिक सूबा सिंध है, और अगर वफाकी हुकूमत ने CCI की मंजूरी के बगैर कोई फ़ैसला किया तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और हम उसको नहीं होने देंगे। जो लोग स्टील मिल से निकालने की कोशिश की जा रही है, हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि पीपल्स पार्टी उन तमाम 9,500 ख़ानदानों के साथ खड़े होकर अमली तौर पर इसकी मज़ाहमत करेगी। हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इन लोगों के साथ खड़े होंगे और हम इन मज़दूरों को इस तरह लावारिस नहीं होने देंगे, ना निकलने देंगे इनको। हम मजदूरों को लावारिस नहीं होने देंगे, ये सईद गनी साहब का कहना था। मैंने जो फिगर्स बताए थे, 20 अरब रुपए टोटल वो पैसा है गोल्डन हैंडशेक की सूरत में जो कि पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को दिया जाएगा, और औसतन ये बनता है 23 लाख रुपए फी एम्प्लॉई, यानी कि एक मुलाजिम को तकरीबन 23 लाख रुपए मिलेंगे एवरेज, और जो टोटल अमाउंट है वो तकरीबन 20 अरब रुपए होगा। सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपके 5 साल थे, पाकिस्तान स्टील मिल आप चला नहीं सके बल्कि तबाह हो गई। उस दौर में नून लीग आई, उन्होंने 3 साल चलाने की कोशिश की, उनसे नहीं चली, स्टील मिल बंद हो गई। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम चला के दिखाएंगे, उनको भी अंदाजा हुआ कि प्राइवेटाइजेशन ही हल है, हुकूमत का काम नहीं है चलाना। अब आप क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप ये भी दावा कर रहे हैं कि हमें हैंड ओवर कर दें, हम चला के दिखाएंगे? एक तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। देखिए, जब हमारी हुकूमत आई थी, आपको पता है कि उस वक्त 2008 के बाद एक ग्लोबल रिसेशन था, और अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में आप जाकर देख लें कि उस वक्त जो स्टील की जो कारोबार था वो कितना नीचे हो गया था, और वो पूरी दुनिया का एक कारोबार में दबाई आई थी। हमने फिर भी उसके बावजूद स्टील मिल को चलाया था। PMLN के दौर में स्टील मिल कुछ अर्सा चली, और सच्ची बात यह है कि उसमें कुछ बेहतरी भी आई, क्योंकि कुछ हालात बेहतर होने लगे थे और उसमें बेहतरी आई। जिस वक्त 2015 में स्टील मिल की गैस डिस्कनेक्ट की गई
उस वक्त स्टील मिल 65% अपनी प्रोडक्शन पे चल रही थी, और अगर इसी तरह चलती रहती तो वो प्रॉफिट में भी आ जाती। बहरहाल ब्रेक इवन पे तो वो तकरीबन थे। तो ऐसा नहीं है कि स्टील मिल चलने की सलाहियत नहीं रखती। अगर आप 2015 से लेकर आज तक कैलकुलेट कर लें तो जितना गैस का बिल उनके ऊपर बनता था उससे कई गुना ज्यादा पैसा मुख्तलिफ हुकूमतें पीटीआई की और पीएमएलएन की और अपने मद के जरिए वो दे चुकी हैं। 72 अरब ये कहते हैं मैं तनख्वाहों के मद में दिया है। गैस का बिल जो आज मैंने कहीं से चेक करवाया पता चला 66 अरब रुपए एसएसजीसी के क्लेम अब उनके ऊपर हैं, बाकी खसारे वो अलग बताते हैं। तो ये नियतन कोशिश की गई कि स्टील मिल को तबाह किया जाए, और उसके पीछे जाहिर है उसकी जमीन का इशू है, कुछ और लेकिन बड़े बिजनेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती रही, बल्कि अब तो उनसे सवाल हो रहा है कि आप तो क्लेम करते रहे कि हम मैनेजमेंट बदल के इंडिपेंडेंट बोर्ड को लाके चला के दिखाएंगे। वो तो आपकी वाली पोजीशन थी उनको जब वो ऑपोजिशन में आए थे और जब हुकूमत में भी आए थे, लेकिन अब उनको पता चल गया कि नहीं चल सकते मामला ऐसे। नहीं, मैं इससे डिसएग्री इसलिए करता हूं कि पीटीआई जब से हुकूमत में आई है, मुझे एक अटेम्प्ट बता दीजिए ना कि उन्होंने ये कोशिश की। उन्होंने कोशिश ही नहीं की है, और उन्होंने बल्कि ये कोशिश की है कि शायद ये बिल्कुल फारिग हो जाए, किसी तरह चली जाए। लोगों को उन्होंने डिस्करेज करने की कोशिश की है। तो ये कहना कि वो चला नहीं सके, ये मैं समझता हूं कि गलत है। उन्होंने कोशिश नहीं की और उसकी वजूहत है। जाहिर है मैं कहता हूं कि इनकी जमात में बहुत बैनुल अक़वामी जुगादरी बैठे हुए हैं जो इतनी सफाई से काम करते हैं कि शायद वो जो चीनी के उसमें थोड़े बहुत फंसे भी हैं, तो देखें कैसे अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं वो मुख्तलिफ। अच्छा, लेकिन सईद गनी साहब, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चला सकती है, तो मैं आपके दौर के हवाले से बात कर लेता हूं। 2004 से 2007 तक पाकिस्तान स्टील मिल मुनाफे में आ गई थी। आपका जो दौर आया, आप कह रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस आया 2009-8-9 में, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले साल में जो नुकसान था प्रॉफिट के बाद आपके पहले साल में वो 20 अरब रुपए था, और 2013 में जब आप हुकूमत छोड़ के गए तो वो 20 अरब रुपए का नुकसान जो पहले साल में था वो 200 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। और बात सिर्फ ग्लोबल क्राइसिस की या स्टील की कीमत की नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जब तहकीकात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि बहुत ही गलत तरीके से चलाया गया स्टील मिल को, अपने मनपसंद जो है वो चेयरमैन को लगाया गया, मोइन आफ्ताब शेख साहब को, और उस वक्त ये एलिगेशन लगाया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकात में ये बात सामने आई कि अब्बास स्टील को सस्ते दामों में, मार्केट वैल्यू से कम पर स्टील बेचा जा रहा था, तो अब्बास स्टील का तो फायदा हो रहा था और नुकसान हो रहा था पाकिस्तान स्टील मिल का। और ऐसे इसलिए किया जा रहा था कि जो अब्बास स्टील के ओनर थे वो दोस्त थे आपकी पार्टी में लीडरशिप के। अच्छा, एक तो शहजाद देखें, जो गवर्नमेंट होती है ये उसका इख्तियार होता है कि वो चेयरमैन लगाए। अगर पीएमएलएन कोई चेयरमैन लगाएगी तो आप उसको कहेंगे उसका मनपसंद है। अब जाहिर है कि चेयरमैन लगाने का इख्तियार अगर हुकूमत के पास है तो किसी और से तो अभी लगवाएंगे, अपोजिशन से तो नहीं लगवाएंगे, आप किसी मीडिया के एंकर से तो नहीं कहेंगे अपना नाम दे दीजिए। तो गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, वो चेयरमैन लगाते हैं। जहां तक एलिगेशंस की बात है, जिन एलिगेशंस की आप बात कर रहे हैं उन तमाम इल्जामात पर रेफरेंसेस फाइल हुए उस वक्त के चेयरमैन के खिलाफ भी, और जो और लोग थे, अब्बास स्टील वाले भी थे और लोग भी थे, सबके खिलाफ रेफरेंसेस बने। आप जरा निकल के देख लीजिए ना कि उसके अंदर हुआ क्या है। जो जहां तक मुझे पता है वो चेयरमैन साहब तो बरी हो गए हैं शायद केस के अंदर, जो नैब के अंदर चलता रहा उनका, कोर्ट से बरी हुए हैं। और अब अगर अदालत उनको बरी कर देती है, जो इल्जाम उन पर लगते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको भी सही मान लेने चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि स्टील मिल चल सकती है, और ये बात हमारी पीएमएलएन की गवर्नमेंट में जब वो प्राइवेटाइज करने लगे थे उनके साथ हमारी करस्पॉन्डेंस भी हुई है। उन्होंने हमें खुतूत लिखे, हमने उन्हें खुतूत लिखे, हमने कुछ तफसीलात मांगी, उन्होंने नहीं दी। तो हम अभी से नहीं कह रहे हैं, हम उस वक्त से कह रहे हैं जब पीएमएलएन इसको प्राइवेटाइज करना चाहती थी कि अगर आप ये नहीं चला सकते हैं तो हम चलाने की पोजीशन में हम चला के आपको दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन सईद गनी साहब, ये खाली 2007 से 2008 से 2013 का दौर नहीं है। 1996 में भी मेरे सामने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर मौजूद है। इसमें लिखा गया है कि जब आप लोगों ने उस्मान फारूकी को लगाया चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल का, तो उनकी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में बड़े सवाल हुए। बाद में पता चला कि वो उन्होंने एक कॉलेज की डिग्री भी उनके पास मौजूद नहीं है, और उनके दौर में भी सिर्फ कुछ माह के अंदर लिखा हुआ है कि 108 माह के अंदर $140 मिलियन का लॉस किया था पाकिस्तान स्टील मिल ने। वहां पे बताया गया है कि जो चीज परचेज करने की थी $4000 में, वो चीजें परचेज की गई $7 लाख में। और ये कहा गया है, ये भुट्टो साहब के दौर के ही एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उस वक्त ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एडवाइजर थे, तो उसमें भी ये कहा गया है, और ये कोट अनकोट है, वीए जाफरी ने ये बात कही थी जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, द फाइनेंशियल डिटेरियोरेशन इन द लास्ट ईयर हैज बीन ऑफ मैसिव प्रोपोर्शन, देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन विच नीड्स ड्रास्टिक रेमेडीज। तो उस वक्त भी आपको मौका मिला था। 1996 में भी करप्शन की ही कहानियां हैं, नुकसानात की ही कहानियां हैं।
हमारे खिलाफ तो किस दौर में इल्जाम तो नहीं लगे, हर दौर में हमारे पे इल्जाम लगते हैं, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है अदालतों में फिर केसेस जाते हैं, और वहां से अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अदालतें बेगुनाह साबित करती है तो कम से कम उसको मान लें। बाकी 96 की जो तफसीलात बता रहे हैं, सच्ची बात है, मेरे पास वो इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसमें तफसील से बात करूँ, इसलिए कि मुझे उस वक्त के हालात का पता नहीं है। मैं खुद उस वक्त बहुत ही नया पार्टी में बहुत एक्टिव हुआ था, तो मेरे इल्म में वो तफसीलात नहीं है। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि 96 की हुकूमत के जाने के बाद, जिस तरह हमारी 2013 की हुकूमत जाने के बाद हम पर केसेस बने थे, उस वक्त ज्यादा शिद्दत के साथ केसेस बने थे और ज्यादा केसेस भी बने थे, लेकिन उनका नतीजा भी आपके सामने है। ये करप्शन जो है, मैं समझता हूं कि इतना एक आम सा एक इल्जाम हो गया है कि जो अगर कुछ नहीं मिलता तो वो करप्शन का इल्जाम लगा। लेकिन सईद गनी साहब, यहाँ मामला सिर्फ करप्शन का नहीं है ना। देखिए, करप्शन पे तो आप कह सकते हैं कि केस साबित नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसानात हैं वो तो कंपनी की बुक्स पर मौजूद हैं, उनको तो नहीं झुटलाया जा सकता। जो वाजिबात हैं, जो कर्जे लिए गए हैं, वो तो लिए गए हैं ना। तो कहा कि 96 के हालात उस वक्त के क्या थे, मेरे इल्म में नहीं है कि अगर नुकसानात थे तो उसकी वजूहात क्या थी। 2008 के मेरे इल्म में हैं, और वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसके पीछे बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चीजें हुई थी। और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई दुनिया भर में जो स्टील का बिजनेस उस वक्त था 2008 से लेके अगले 2-3 साल, मैं बस एक कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं कि क्या पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि हुकूमत का काम है बिजनेस करना, हुकूमत ये काम कर सकती है, इस स्टील मिल को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए पैसे दे सकती है, अपनी एनर्जीज यहाँ पे लगा सकती है, या आप लोग ये पोजीशन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि आप पे इल्ज़ाम है कि आप लोग सियासी भर्तियां कराते हैं, इन महकमों में लोगों को रोजगार ज़रूर मिलता है, लेकिन इवेंचुअली ये कंपनीज बैठ जाती हैं और फिर इससे जो नुकसान होता है, माशी नुकसान, फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसे देने पड़ते हैं, जो माशी नुकसान होता है उसका बोझ इससे बहुत ज़्यादा होता है। ये वजह है, दोनों में से क्या वजह है? शहजाद, पहली बात तो ये है कि मैं इसकी वजाहत कर दूं, आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल में अपॉइंटमेंट्स नहीं किए। रेगुलराइजेशन हमने की हैं, उन लोगों की हैं जो हमारी हुकूमतों से पहले भर्ती हुए थे। वो पीपल्स पार्टी कहां से भर्ती करेगी उनको? तो वो तो अगर रखे भी थे पॉलिटिकल बुनियादों पर, तो एमक्यूएम ने रखे होंगे, जनरल मुशर्रफ ने रखे होंगे, पीएमएलएन ने रखे होंगे। हमारी तो हुकूमत नहीं थी 12 साल तक, तो हमने तो अपनी हुकूमत से पहले जो लोग मुलाजमत में थे उनको रेगुलराइज किया था। ये उनका कानूनी हक था, ये कोई जुर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता हूं कि हुकूमत का काम कुछ भी नहीं, इदारे भी नहीं चलाएंगे, भाई इदारे हम नहीं चलाएंगे। अगर इस बुनियाद पे आप कहते हैं कि कारकर्दगी उनकी ठीक नहीं होती, तो भाई पुलिस की कारकर्दगी ठीक नहीं होती, वो भी हम किसी को देते हैं। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये इदारे चला सकती है, कारोबार कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, एक ब्रेक के बाद हम एक और अहम इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और जो ये मर्ज जब तक इस दुनिया में रहेगा, तो उससे जानी नुकसान के अलावा जो हेल्थ के नुकसान आते हैं उसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेस भी होंगे, माशी नुकसान भी होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि इससे इकोनॉमिक लॉस होगा, और ख़ासतौर पे जो लॉकडाउन हुआ उस दौर में भी लॉस हुआ। बताया गया था वर्ल्ड बैंक की जानिब से, IMF की जानिब से, कि जो कॉन्ट्रैक्शन है इस ग्लोबल इकोनॉमी की इस साल वो 3% रहेगी, यानी कि जो बड़े क्राइसिस आए हैं दुनिया के, जो रिसेशन था 1920s का, उससे ज़्यादा नुकसान मईशत को इस कोरोना वायरस की वजह से होगा। अमेरिका की मिसाल ले लें, 4 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर बेरोज़गार हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की मईशत को $8 ट्रिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान में भी अभी तक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो नुकसान है उसका तखमीना कितना हो सकता है। हफीज शेख साहब ने बताया था कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है वो इस वक्त 24% है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो बढ़कर 33% से तजावुज़ कर जाएगी। इसी तरीके से 30 लाख लोग बेरोजगार होंगे, और जो हमारे यहाँ अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी तादाद इससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और ऐसे में यकीनन बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि अपना कंट्रीब्यूशन शो कर रही हैं। रैकेट बेनकीज़र भी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने 50 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें डोनेशंस भी हैं, उसमें अवेयरनेस कैंपेन के लिए भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अकबर अली शाह साहब, जो कि कंट्री मैनेजर हैं रैकेट बेनकीज़र के। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अकबर अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो एक ग्लोबल इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। आप लोगों की क्या प्रोजेक्शंस हैं कि किस हद तक स्लो डाउन देखने में आ सकता है? पाकिस्तान में जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पैरिटी है वो किस हद तक डिक्लाइन कर सकती है इस पूरे क्राइसिस में? जी, थैंक यू वेरी मच शहजाद, आई होप यू कैन हियर मी। जी बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने कुछ सुना, आप कुछ नंबर्स भी शेयर कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत सिवियर किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड है, और चैलेंज बड़ा यूनिक है। एक तरफ हेल्थ क्राइसिस है और एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इसका हल सिवाय SOPs को इम्प्लीमेंट करने के और लॉकडाउन को ईज़ करके बिजनेस कॉन्टीन्यूटी की तरफ जाने के और नहीं है।
इसके जो असरात हैं वो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स थे, कुछ 5% की प्रोजेक्शंस थी, कुछ 8% की प्रोजेक्शंस थी। ये सारी प्रोजेक्शंस बेस्ड थी कि लॉकडाउन ईज कब होता है और कितनी जल्दी रिकवरी मार्केट्स रिकवर करती हैं। बहुत सारी प्रोजेक्शंस में मार्केट की अर्ली रिकवरीज सितंबर अक्टूबर में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी हमने देखा कि यूएस के अंदर भी जो मई के नंबर्स आए हैं वो अप्रैल से काफ़ी बेहतर है। दो 15% अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में भी हुआ, बट अभी आप देख रहे हैं कि अराउंड 13.7 हो गया। सो एक बाउंस बैक ज़रूर आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम पोजीशन जो कोविड-19 से पहले था। पाकिस्तान भी इससे आइसोलेटेड नहीं है, पाकिस्तान में भी इसी किस्म के चैलेंजेस हैं और एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ तक की जॉब लॉसेस हो सकती हैं अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉन्टीन्यूटी उसकी नहीं रहती तो। इसी सिलसिले में आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस को अब नए अंदाज से, नए तरीक़ेकार से शुरू किया जाए और हमें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। पुराने तरीक़ों से अब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर आई थिंक के गुजारा नहीं है। अकबर साहब, आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है 50 करोड़ रुपए। अब इस वायरस को आए हुए तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। कौन से वो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहां पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है? अवेयरनेस के लिए ज़्यादा करना है, हेल्थ इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे इस वक्त दरकार हैं? कहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप लोग? शहजाद, अगर हम इसको देखें तो अब सूरत हाल 3 महीने 4 महीने से बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और अगर हमें उस वक्त डिसइंफेक्शन करने की ज़रूरत थी तो अब उससे कई गुना ज़्यादा डिसइंफेक्शन करने की ज़रूरत है। तो हमने बेसिकली 5 एरियाज़ हैं जहां हम ये कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम पब्लिक हॉस्पिटल्स को प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होगी, ये कंटिन्यूटी होगी इसकी। हमने कुछ पैसा अपने प्रोडक्ट्स, अपने डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स को की डोनेशन के लिए मुख्तस किया है ताकि इस सिलसिले में ऐसे तमाम इदारे जो डिसइंफेक्शन की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने में हमारा साथ दे सकते हैं, उनको हम ये प्रोडक्ट्स डोनेट करें। इसके अलावा पीपीईज की और भी ज़रूरत है क्योंकि इन्फेक्शन पेशेंट की तादाद बहुत बढ़ चुकी है और आपने देखा कि अब ऑलमोस्ट एवरी डे हम सुन रहे हैं कि 1, 2, 3 पैरामेडिक्स जो हैं या डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी बात भी हो रही है। तो पीपीईज में भी हम डोनेशंस देंगे। हम राशन बैग्स, क्योंकि अभी पॉवर्टी की अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट है और जहाँ जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है हम कोशिश करेंगे कि हम अपना हिस्सा राशन बैग्स के थ्रू उन तक पहुँचाएं। ये कुछ एरियाज है। इसके अलावा आगे ही के ऊपर हमने बहुत काम करना है जिसपे हम काम जारी रखेंगे। हमने ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने में काफी काम किया, चाहे वो हैंड हाइजीन के मुतालिक आगे ही हो या जर्म किल हो, टॉयलेट क्लीनर्स हो। अकबर साहब, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, बेशुमार हैं, जो कि क्राइसिस का शिकार हैं, जो कि इतना अच्छा नहीं करेंगे आगे जाकर भी, लेकिन फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, खासतौर पे ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेसेस में। लेकिन जो आपका बिजनेस है एफएमसीजी का, जिसमें न्यूट्रिशन के ऊपर हाइजीन और हेल्थ प्रोडक्ट्स आप लोग बना के बेचते हैं, इसमें क्या सूरत हाल रही है? क्योंकि लोगों का जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। लोग बाहर जाके वेकेशंस नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट्स में पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो अब वो सारा फोकस उनकी स्पेंडिंग जो है वो न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर, हाइजीन पर है। तो जो एफएमसीजी का बिजनेस है, जैसे आपका बिजनेस है, वो इन हालात में भी ग्रो कर रहा है या वहाँ पर डिक्लाइन देखा जा रहा है इस वक्त? So it's a very good observation, Shahzad. I think FMCG is a mixed bag. उसमें कुछ discretionary categories हैं, कुछ non-discretionary categories हैं. Hygiene और health is mostly non-discretionary. और वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा रही है, कुछ हैबिट्स में चेंज आया है, कुछ नीड्स में चेंज आया है। हमने ये भी देखा कि जब लॉकडाउन अनाउंस हुए तो एक पैंट्री लोडिंग हुई, लोगों को आइडिया नहीं था कि ये 30 दिन का लॉकडाउन है, ये 2 महीने का होगा या 3 महीने का होगा, तो हर आदमी ने एक लोडिंग की है और पैंट्री लोडिंग हुई। उसके असरात आउट ऑफ स्टॉक्स में भी हमें नज़र आए, हमें बहुत लंबी लंबी कतारें भी दिखी। लेकिन जब कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि 1-2 महीने के बाद सेकंड मंथ में आके ख़ास तौर पे जो कंज्यूमर हैबिट्स थी वो चेंज हुई और उन्होंने नेबरहुड स्टोर से परचेजिंग स्टार्ट की। हाल ही में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जब थोड़ा सा ईज आउट हुआ है तो ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा बूस्ट आया है। सो डिसइंफेक्शन कैटेगरीज जनरली आर डूइंग मच बेटर, सोप्स आर डूइंग बेटर, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं उसमें एफएमसीजी में भी ड्रॉप है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, कंट्री मैनेजर है रैकेट बेनिकीज़र के। तमाम उनका जो इदारा है 50 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है इस कोविड-19 के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो अवेयरनेस पर भी हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।